जय हिंद दोस्तों। 23 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। तो दोस्तों, सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की गई थी। इसका उद्देश्य है समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव से निपटना। इस योजना ने बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य ये भी था कि भारत में जो लिंगानुपात है उसको और बढ़ाया जाए। अगर हम 2011 के लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात कितना था? 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। दोस्तों, अब हम हाल ही में शुरू की गई केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करेंगे कि कौन सी योजना कब से शुरू की गई है। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 11 जनवरी 2023 को हुई थी। आरोग्य मैत्री की शुरुआत 13 जनवरी 2023 को हुई है। जल जन अभियान की शुरुआत 16 फरवरी 2023 को हुई है। 75/25 पहल की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 17 मई 2023 को की गई थी। अमृत धरोहर योजना की शुरुआत 5 जून 2023 को हुई है। विवाद से विश्वास 2.0 योजना की शुरुआत वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 अगस्त 2023 को हुई है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत पीएम मोदी के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। पीएम जनमन योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई है। एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत वित्त मंत्रालय के द्वारा 18 सितंबर 2024 को की गई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2024 को की गई है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है 6 नवंबर 2024 को। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। तो आप टेलीग्राम पर स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करके इससे ज्वाइन हो सकते हैं। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको 12 महीने की करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। इसके अलावा दोस्तों, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनटीटी लॉकर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एनटीटी लॉकर की शुरुआत की गई है। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि ये एनटीटी लॉकर क्या है। तो भारत सरकार ने ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत इस एनटीटी लॉकर की शुरुआत की है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से व्यवसाय या संगठन के जो जरूरी दस्तावेज होते हैं उनका मैनेजमेंट किया जाएगा। इसके अलावा उसका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। जैसे कोई संगठन है, उसके जो डॉक्यूमेंट होंगे उनका मैनेजमेंट और उनका वेरिफिकेशन इसके माध्यम से किया जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। जैसे जागृति ऐप को अभी हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सक्षम ऐप को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। लोकपथ मोबाइल ऐप को एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा शुरू किया गया है। सिटीजन सेंटिनल ऐप को केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम जो ऐप है उसकी शुरुआत संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा की गई है। निवाहिका वेब पोर्टल एनआईटी कालीकट के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा हाथी ऐप को असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड और संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई है?
तो यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय जी के द्वारा रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 5,62,000 जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, इसके अलावा बैगा और गुनिया जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक साल में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं जो राज्यों के द्वारा शुरू की गई हैं। जैसे बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई है। घर घर सोलर पहल की शुरुआत टाटा पावर के द्वारा की गई है उत्तर प्रदेश में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत न्याय विभाग के द्वारा की गई है। निजुत मोइना योजना की शुरुआत असम सरकार के द्वारा की गई है। मिशन वसुंधरा 3.0 की जो शुरुआत है वो असम सरकार के द्वारा की गई है। CM 7 योजना त्रिपुरा में शुरू की गई है। तो इन योजनाओं को भी आप नोट कर सकते हैं। बात हुई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को की गई थी और छत्तीसगढ़ की स्थापना मध्य प्रदेश से अलग होकर की गई थी। राजधानी क्या है इसकी? रायपुर। और वर्तमान में राज्यपाल है रमेन ढेका और मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। और इसके अलावा यहाँ पर विधानसभा की 90, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। जिलों की संख्या यहाँ पर 33 है। दोस्तों यहाँ के कुछ नेशनल पार्क आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये सभी छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। यहाँ के GI टैग कौन है? नागरी दुबराज चावल और जीरा फूल धान, वस्त्र डोकरा और वस्त्र लकड़ी शिल्प और वस्त्र लोह शिल्प, ये सभी GI टैग छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली हाई कोर्ट। तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी। उनको शपथ किसने दिलाई है? VK सक्सेना जी ने दिलाई है, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। इसके अलावा दोस्तों जस्टिस आलोक आराधे को बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और उन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन जी, उनके द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक हाई कोर्ट की बात हुई है, तो चलिए हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो जो हाई कोर्ट होता है वो किसी भी राज्य के न्यायिक प्रशासन का प्रमुख होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और जो 25वां हाई कोर्ट बना था वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना था। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो उससे पहले वो भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा लेते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण किस देश में हुआ है? आंसर हो जाएगा चाइना में। तो दोस्तों चाइना ने झिंजियांग में 22.13 किलोमीटर की एक लंबी सुरंग बनाई है, जो कि विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग बन गई है। ठीक है, तो आपको केवल इतना फैक्ट याद रखना है कि विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग किस देश में बनी है? चाइना में बनी है। इसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर की। दोस्तों अब हम रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 चीन में शुरू की गई है।
वंदे मेट्रो ट्रेन का नया नाम नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में 18 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर किया है। 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भुज से अहमदाबाद के बीच में चली है। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है चिनाब रेलवे ब्रिज। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर की और ये जम्मू कश्मीर में बना है। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चली थी। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो की आधारशिला पीएम मोदी जी के द्वारा 26 फरवरी 2024 को रखी गई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय के द्वारा उत्तरी रेलवे जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन या मंडल स्थापित करने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ICSI के अध्यक्ष कौन बने हैं? धनंजय शुक्ला बने हैं। दोस्तों, हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे अरुणीश चावला वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान जी बिहार के राज्यपाल बने हैं। इसके अलावा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के राज्यपाल बने हैं। हरि बाबू कंभमपति ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। डॉक्टर विजय कुमार सिंह मिजोरम के राज्यपाल बने हैं, यानी VK सिंह जो हैं वो मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल बने हैं। इसके अलावा V रामा सुब्रमण्यम NHRC के अध्यक्ष बने हैं, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। संजय मल्होत्रा RBI के नए गवर्नर बने हैं। दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और V नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी हाल ही में अरुण मिश्रा जी को BCCI के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, तो नाइजीरिया जो है वो अभी हाल ही में ब्रिक्स का भागीदार देश बना है। आपको याद रखना है कि 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राज़ील कर रहा है, तो ब्राज़ील ने ही नाइजीरिया को ब्रिक्स के साझेदार देश के रूप में शामिल किया है। दोस्तों, नाइजीरिया के अलावा बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान को भी ब्रिक्स का साझेदार देश घोषित किया गया है। यानी कि 2025 में जो ब्रिक्स की मीटिंग्स होंगी उनमें इन देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये ब्रिक्स के मेंबर नहीं है, फिर भी इनको शामिल किया जाएगा मीटिंग्स वगैरह में। ठीक है, तो ये साझेदार देश कहलाते हैं। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि जो इंडोनेशिया देश है ये ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। तो इंडोनेशिया के ब्रिक्स में शामिल होने के बाद ब्रिक्स में देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। चलिए बात करते हैं नाइजीरिया की। तो नाइजीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और राजधानी इसकी अबुजा है। बोला टिनुबू यहाँ के राष्ट्रपति हैं और करेंसी क्या है? नाइरा। ब्रिक्स की भी बात करते हैं तो दोस्तों, जब ब्रिक्स बना था तब इसे ब्रिक बोला जाता था, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। फिर इसके बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। ठीक है, और पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन हुआ था 16 जून 2009 को रसिया के एकातेरिनबर्ग में। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई चाइना में है। इसके 10 मेंबर कौन कौन हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और UAE। ठीक है, तो ये इसके 10 मेंबर हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि दुनिया की जो 28% जमीन है वो ब्रिक्स देशों के पास है। दुनिया की 44% जनसंख्या ब्रिक्स देशों के पास है और ग्लोबल GDP में ब्रिक्स देशों की जो भागीदारी है वो 27% है। और जो दुनिया की टॉप 5 मिलिट्री हैं उनमें 3 देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स में शामिल हैं। तो रसिया दूसरे नंबर पर है मिलिट्री के पावर में, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे पर भारत है। ठीक है, तो ये 3 सबसे मजबूत मिलिट्री वाले देश इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ब्राज़ील 12वें और साउथ अफ्रीका 33वें स्थान पर है। ठीक है, ईरान की भी जो सेना है वो 14वें स्थान पर है। इजिप्ट की सेना 15वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो मिलिट्री पावर वाले देश हैं वो इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है? आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो नेपाल में स्थित है याला ग्लेशियर, तो वो समाप्त होने की कगार पर है।
तो हाल ही में एक एनालिसिस किया गया था, तो जिसके आधार पर यह कहा गया है कि जो नेपाल का याला ग्लेशियर है वो 2040 तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 2040 तक समाप्त होने की संभावना जताई गई है याला ग्लेशियर के बारे में। देखिए दोस्तों, 1974 से 2021 के बीच में अगर हम याला ग्लेशियर की बात करें तो यह 680 मीटर पीछे हट गया है और इसके क्षेत्रफल में 36% की कमी हुई है और इसकी ऊंचाई घट करके 5750 मीटर रह गई है। नेपाल का जो याला ग्लेशियर है ये लांगटांग घाटी का एक प्रमुख ग्लेशियर माना जाता है और यह हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र का एक पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप नोट जरूर करें। बात कर लेते हैं नेपाल की। तो दोस्तों, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी काठमांडू है। रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और करेंसी है नेपाली रुपया। दोस्तों, भारत के वो कौन कौन से स्टेट हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, तो उसमें पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा है सिक्किम। तो इन 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। तो पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन होगा गांधीनगर में। और गांधीनगर में जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है उसके कैंपस में इसका आयोजन करवाया जाएगा। दोस्तों, इसका आयोजन 27 जनवरी से 30 जनवरी तक किया जाएगा। अच्छा, ये सम्मेलन क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, भारत ये चाह रहा है कि 2036 में जो ओलंपिक की मेजबानी है वो भारत को मिल जाए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है गांधीनगर में। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। देखिए, ओलंपिक की बात हुई है तो दोस्तों 2024 में जो ओलंपिक हुआ था ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ था और ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो 6 मेडल जीते थे, जिसमें 1 सिल्वर मेडल था और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। दोस्तों, ओलंपिक को करवाने का जो जिम्मा है वो किसके पास है या ओलंपिक किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी और इसके आदर्श वाक्य में कौन कौन शामिल हैं? सीटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। आंसर हो जाएगा 23 जनवरी को। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस यानी 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक शहर में हुआ था। इनकी माता का नाम था प्रभावती और इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। इन्हें नेताजी कहा जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके प्रसिद्ध स्लोगन कौन कौन हैं? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद। तो ये इनके कुछ प्रमुख स्लोगन हैं। जनवरी माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं, जैसे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को आप सभी को पता है भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे दिवस आप नोट कर लें। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी को 5वीं बार किसने जीता है? कर्नाटक। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बना है? भारत। मार्को रूबियो किस देश के विदेश मंत्री बने हैं? अमेरिका। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने
समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है उत्तराखंड। हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है? अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? झारखंड। पाकिस्तानी उपग्रह PRSEO-1 को किस देश की मदद से लॉन्च किया गया है? चाइना। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। 20वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 की एलीट रेस में पुरुष वर्ग में वरहेन टेस्फे ने जीत हासिल की है। उनका संबंध किस देश से है? इरिट्रिया। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक को किसने लिखा है? अमिताभ कांत ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक डिस्कस करेंगे। जैसे ताजमहल आगरा में है, इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह यमुना नदी के तट पर है। लाल किला दोस्तों दिल्ली में है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। 1983 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कुतुब मीनार दिल्ली में है। इसका जो निर्माण है यह 12वीं शताब्दी में किया गया था और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी और इसे 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, तो यह औरंगाबाद में स्थित है और यहाँ पर दोस्तों बौद्ध गुफा मंदिर पाए गए हैं और इनका जो निर्माण है यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ है। 1983 में से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। एलोरा की गुफाओं की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही स्थित हैं। यहाँ पर चट्टान को काट कर के गुफाओं का समूह बनाया गया है। 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच इनका निर्माण किया गया है। 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इन्हें घोषित किया गया था। हम्पी की बात करें तो यह कर्नाटक में है। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है हम्पी। तो यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर हैं, महल हैं और बहुत सारी संरचनाएं हैं, खंडहर हैं, तो इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें तो यह ओडिशा में है और 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। यह सूर्य देवता को समर्पित है। कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और मूर्ति कला के लिए काफ़ी फेमस है। 1984 में से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत में वर्तमान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन है और अभी लेटेस्ट कौन बना है? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई है? दक्षिण कोरिया। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता मिली है? सचिन तेंदुलकर। कौन सा देश 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? नेपाल। भारत में 2023-24 में कोयला का प्रोडक्शन कितना हुआ है? 997.826 मिलियन टन्स। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी NABL के अध्यक्ष कौन बने हैं? संदीप शाह। ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है। वह किस पेशे से संबंधित थे? उद्योगपति, और इनका संबंध जापान से था। चेंगदू J-36 विमान को किस देश ने डेवलप किया है? चाइना। किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? रवांडा। ट्रैवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरपोर्ट कौन बना है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले तीसरे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन बने हैं? नीतीश रेड्डी। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि UCC का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है। तो लगभग सभी लोगों ने आर्टिकल 44 इसका आंसर बताया है। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर मेरी YouTube पर जितनी वीडियो आएगी उनकी PDF यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा 10,000 टॉपिक बाय स्टैटिक PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऐप पर बहुत सारे बैच लॉन्च किए गए हैं, जैसे मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच, बैंकिंग, रीजनिंग, मैथ और GK GS, SSC, रेलवे और व्यापम। इसके अलावा MPTET के जो कोर्स हैं वो यहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं, तो इनको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ब्रिक्स में 2010 में कौन सा देश शामिल हुआ था? तो